नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हमने अपनी जो लिटरेचर हमारी बुक है, यानी कि हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 जो है वो लगभग हमने कंप्लीट कर ली है। कुछ काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने उसमें कर लिए हैं। एक तरह से आपका हाफ ईयरली का सिलेबस काफ़ी सारा हमने कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने सारे चैप्टर्स जितने भी आपके पाठ हैं उन पाठों को आपने ढंग से पढ़ना है। उनके प्रश्नों उत्तर आपने अपनी कॉपी में करने हैं और उनमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है वो सारी समस्याएं आपने शेयर करनी है। तो इस तरह से आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी व्याकरण का जो आपका टॉपिक है संधि। तो संधि जो हमारा टॉपिक है, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संधि। जब भी आप कभी आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं आपकी परीक्षाओं के अलावा, तो उसमें भी यानी कि आगे जाकर काफी समय तक ये आपके काम आने वाली चीजें, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। और सबसे मेन बात है कि नोट डाउन जरूर करेंगे, नोट डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि संधि ऐसी चीज है जब आप मेन पॉइंट्स जो है नोट करेंगे, एक एक एग्जाम्पल जब आप लिखेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही नोट डाउन भी करेंगे। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो संधि को मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी आपके लिए लिखा है ज्वाइनिंग। संधि, संधि करना यानी कि मेल। तो संधि जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। ठीक है, तो किसी शब्दों को जब हम मिलाते हैं, जैसे कुछ शब्द है, मैं यहां पर लिखती हूं, छात्र, धन, आवास। छात्र, धन, आवास। तो ये क्या बनेगा? छात्र, धन, आवास क्या बनेगा? छात्रावास। क्या बनेगा? छात्रावास। ठीक है, इसी तरह से हिम, धन, आलय। हिम, धन, आलय। तो ये क्या बना? हिमालय। तो यहां अब आप ध्यान पूर्वक देखिए, छात्र, त्र का उच्चारण कीजिए, छात्र। किसका साउंड आ रहा है हमें? छात्र। किसका साउंड आ रहा है? त्र। अ का स्वर आ रहा है। उसके बाद धन, आवास, आवास। तो ये क्या बन गया आपका? धन, आ। तो मेल यहां पर पूरे पूरे शब्द का नहीं हो रहा है। अगर पूरे शब्द का मेल होता तो ये होता छात्र, धन, आवास, छात्र, आवास। क्या होता? छात्र, धन, आवास, छात्र, आवास। हिम, धन, आलय, हिम, आलय, ऐसे होता। लेकिन संधि कैसे हो रही है आप ध्यान पूर्वक देखिए। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से। अब आपको वर्ण क्लियर होंगे क्या है। क्लास 9 के आप बच्चे हैं, वर्ण किसे कहते हैं ये सभी को पता है। ठीक है, जो हमारी जो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, उसको वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण कितने होते हैं? टोटल 44 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। 44 वर्ण होते हैं जिसमें से 11 स्वर, 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर जैसे अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ। ठीक है, उसके बाद व्यंजन क, ख, ग, घ। अब स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है कि 11 स्वर होते हैं, क्योंकि स्वर जो होते हैं इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमें किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। आ, ठीक है,
कोई किसी और चीज की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ी और मुख से जो ध्वनि आ रही है वो बिना रुके आ रही है। आ ई ई। ठीक है, इस तरह से ये हो गए आपके स्वर। उसके बाद आते हैं आपके व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। और व्यंजन की संख्या होती है 33, 33। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके? क, ख, ग। तो अब आप उच्चारण कीजिए। क, किसका स्वर आ रहा है? अ। ख, किसका स्वर आ रहा है? अ। ग, किसका स्वर आ रहा है? अ। ठीक है, इसी तरह से अगर हम का लिखते हैं तो का, किसका स्वर आ रहा है? आ। की, किसका स्वर आ रहा है? ई। की, किसका स्वर आ रहा है? ई। कु, किसका स्वर आ रहा है? कू। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन हमने यहां पर देखा कि मेल तो हो रहा है। छात्र धन आवास, छात्रावास, हिम धन आलय, हिमालय। तो मेल करने के बाद आप कुछ देख रहे हैं कि यहां पर से ये वाला आ गायब है, यहां पर से ये वाला आ गायब है, और ये हमारा साथ में इस तरह से बन गया। तो ये कैसे हुआ? ये इस प्रकार हुआ कि हमने प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का मेल किया है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का मेल किया है, उसी से हमारा ये बना। ठीक है, तो इसलिए हमने अ और आ को मिलाकर यहां पर क्या बना? आ। जब हमने अ और आ को मिलाया तो उससे क्या बना? आ। कैसे? छात्र धन आवास, छात्र, अ का स्वर आ रहा है, धन आवास, आ का स्वर आ रहा है। तो अ और आ का जब मेल किया तो यहां बन गया आ। छात्रा। अभी तक केवल छात्र था, अब हो गया छात्रावास। चीजें एक ही है। ये जो संधि होती है या उपसर्ग है या प्रत्यय है, ये शब्द क्या है? शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। हिंदी व्याकरण में इन्हें कहते हैं शब्द निर्माण की प्रक्रिया। तो देखिए नया शब्द बन गया छात्र धन आवास, छात्रावास। बिल्कुल है वही चीज, हम पूरा नहीं बोलेंगे, उसको हम कम करके बोलेंगे, छोटे रूप में बोलेंगे, तो वो हो गया आपका संधि। छोटे रूप में बोल दिया हमने उसको। छात्र धन आवास यानी कि छात्रों का आवास, छात्रावास। ठीक है ना? तो इस तरह से ये है संधि कि कैसे मेल करते हैं। तो अब यहां पर आपने देखा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हम ले सकते हैं, जैसे परम धन आनंद, परम धन आनंद। चलिए संधि कीजिए फटाफट। परम धन आनंद, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो अब यहां पर शब्द का उच्चारण कीजिए परम, तो इसका अंतिम वर्ण म नहीं है। उच्चारण कीजिए म का उच्चारण कीजिए म। किसका स्वर आ रहा है? अ का स्वर आ रहा है। किसका स्वर आ रहा है? अ। प र म, प र म, अ का स्वर आ रहा है। तो इसका आप ये नहीं सोचेंगे कि इसका अंतिम वर्ण म है, इसका अंतिम वर्ण है अ का स्वर आ रहा है अंत में, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण है आ। आ क्या है? आ क्या है? आ है आपका स्वर। तो स्वर तो किसी और चीज से नहीं बनते, स्वर तो अपने आप में स्वतंत्र है, तो आ ही रहेगा। तो अ धन आ, अ धन आ मिलकर आपका बनता है आ। ये ध्यान रखिएगा, अ धन आ मिलकर बनता है आपका आ। तो क्या बनेगा? परम धन आनंद, परमानंद। ये वाला जो आ है
ये वाला जो अ है ये तो मिक्सअप होके आ बन गया, तो वो कहां लग गया? परमानंद, परमानंद। क्लियर हो गया? संधि आपको क्लियर हुई थोड़ा बहुत कि है होती क्या है संधि? चलिए परिभाषा से आपको और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि संधि आखिर होती क्या है। परिभाषा, किसकी परिभाषा लिख रहे हैं हम? संधि की परिभाषा। तो शुरू करते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। अब देखिए विकार शब्द आपको पता है ना, विकार, इसको आप ब्रैकेट में या ऐसे भी लिख सकते हैं, या परिवर्तन, विकार या परिवर्तन। चेंज तो आया है ना, परम धन आनंद, परमानंद, विद्या धन आलय, विद्यालय, छात्र धन आवास, छात्रावास, तो चेंज तो आया ही है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, को संधि कहते हैं। क्लियर? क्लियर? अब परिभाषा क्लियर हुई संधि की। आखिर संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के मेल से। देखिए यहां पर किसी भी शब्द का मेल नहीं हो रहा है, यहां पर वर्णों का मेल हो रहा है। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि हमने यहां पर किया, छात्र धन आवास, छात्रावास, हिम धन आलय, हिमालय। क्लियर? अब देखिए ये तो हमने बता दिया कि यह संधि। अब यहीं पे आपको क्लियर कर देते हैं कि क्या होता है संधि विच्छेद। क्या होता है संधि विच्छेद? ये क्लियर हो गया? संधि कहते हैं। अब हम लिखते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, देखिए आपके एग्जाम में भी आता है कि संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद संधि के द्वारा बने शब्दों को उनकी पूर्वावस्था में लेकर आना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी कि जो शब्द संधि की प्रक्रिया से बना है उसको हम उसी की पूर्वावस्था में ले आएंगे तो वो संधि विच्छेद कहलाएगा। विच्छेद, अलग करना। ठीक है। छात्र धन आवास, छात्रावास, छात्रावास को अलग करेंगे तो छात्र धन आवास। हिम आलय, हिमालय, तो हिमालय को अलग करेंगे, हिम धन आलय, हिमालय। परम धन आनंद, परमानंद, परमानंद शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, परम धन आनंद। क्लियर? तो इस तरह से इसको पढ़ेंगे। तो संधि विच्छेद यानी कि संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना। संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना, अलग अलग करना या उनकी पूर्वावस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ, संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है ना? संधि विच्छेद यानी संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करके उनकी पूर्वावस्था में लेकर आना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दीपावली,
दीपावली। दीपावली कैसे करेंगे संधि विच्छेद? दीप धन अवली। दीप धन अवली, दीपावली। दीप धन अवली, दीपावली। इसी तरह से गिरीश। गिरीश का कैसे लिखेंगे? कौन बताएगा? गिरीश, ध्यान पूर्वक देखिएगा गिरीश कैसे लिखा हुआ है। ध्यान पूर्वक देखिएगा गिरीश जो है वो किस प्रकार से हमने लिखा है। अब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे। गिरीश कौन करेगा? फटाफट। गिरी धन ईश। गिरी धन ईश, गिरीश। ठीक है, अब हम इसको गिरी धन ईश, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, गिरी धन ईश। तो आप देख रहे हैं हमने कुछ भी नहीं बदला, केवल जो हमने प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो अब यहां पर देखिए गिरी धन ईश, क्या शब्द आ रहा है? गिरी धन ईश, गिरी। ई का छोटी ई का स्वर आ रहा है, छोटी की मात्रा का स्वर आ रहा है, तो उसको हमने बड़ी ई के साथ मेल किया, तो ये बन गया गिरीश। क्लियर हुआ? तो ये हमारा यहां पर क्लियर हो गया संधि विच्छेद। देखिए अभी तक हमने संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा और संधि विच्छेद को यहां पर क्लियर कर लिया है। अब हम आगे अपना टॉपिक पढ़ेंगे, संधि के भेद। संधि के भेद। संधि के भेद। देखिए संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। देखिए अब आपको वो सारी चीजें रिवाइज होने वाली हैं, सारी चीजें आप याद करने वाले हो जो आपने बचपन में पढ़ी थी, क्योंकि संधि आपका एक ऐसा टॉपिक है कि जो आपको लगता है कि यार तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, लेकिन समझना इसको बहुत ज्यादा टफ है। अगर आप समझ जाते हैं तब आप कर सकते हैं बाद में, लेकिन काफी टाइम बाद भी ये आपके काम आने वाला है। और कई बार क्या होता है, हम बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करके इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं संधि के? स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 टाइप की आपकी संधि होती है, जिसमें पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखिए स्वर संधि को जानने के लिए स्वरों को जानना जरूरी है। तो स्वर तो आप सभी को क्लियर है, अभी अभी यहाँ पर दोबारा रिवाइज भी किया है मैंने स्वरों को। उसके बाद आता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि जो है उसके लिए आपको व्यंजनों के बारे में क्लियर होना चाहिए, तो व्यंजन भी आपको क्लियर है कि किसे कहते हैं। उसके बाद आता है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम अपने इन 2 टॉपिक्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे। स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्वर संधि से। जैसे कि
इसका नाम ही है स्वर संधि। जैसे कि इसका नाम ही है स्वर संधि, तो जाहिर सी बात है इसमें स्वरों का मेल हो रहा है, इसमें स्वरों का मेल हो रहा है, इसीलिए इसको कहा है स्वर संधि। ठीक है, स्वरों के मेल से परिवर्तन आया है, स्वरों के मेल से ही विकार उत्पन्न हो रहा है, तो इसीलिए इसको कहा स्वर संधि। पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। ठीक है, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जहां पर स्वरों के आपस में मिलने से विकार होता है, दो स्वरों के मिलने से आपस में विकार उत्पन्न होता है, या दो स्वरों के आपस में मिलने से परिवर्तन आता है, उसको स्वर संधि कहा जाता है। जैसे आपका परोपकार, परोपकार, तो परोपकार जो शब्द है ये आपका कैसे बना है? पर धन उपकार, पर धन उपकार, तो प अ धन उपकार का उ। ठीक है, अब हमने उपकार का उ यहां पर क्यों लिया? क्योंकि हमने कहा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है प, र, अ का स्वर आ रहा है र, तो अ लिख दिया। उपकार, उपकार, उ जो है वो आपका स्वर है, तो उसका कोई भी और अल्टरनेटिव नहीं है, वो खुद में अपने आप में स्वतंत्र है, तो स्वर उकार, तो अ और उ मिलकर बन गए आपका ओ। क्या बने? अ और उ मिलकर क्या बने? ओ बने। ये चीज आपने ध्यान देनी है, अ और उ मिलकर बना ओ। तो ये हो गया पर धन उपकार, परोपकार, परोपकार। क्लियर हो गया आप सभी को? स्वर संधि। ठीक है, परोपकार, पर धन उपकार, परोपकार। इसी तरह से एक और एग्जांपल यहां पर लेते हैं, देव धन आलय, देव धन आलय, तो दे वाव, आ का स्वर आ रहा है, धन आलय, आ का स्वर आ रहा है, तो देव धन आलय, अ और आ मिलकर बना आ, अ और आ मिलकर क्या बना? आ। तो ये क्या होगा? देव धन आलय, देवालय, देव धन आलय, देवालय। क्लियर हुआ आप सभी को? स्वर संधि किसे कहते हैं? देखिए, स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, और उन स्वरों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होते हैं, जो भी परिवर्तन आता है, उसको कहा जाता है स्वर संधि। एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पर बता दिया,
परोपकार और देवालय। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भी काफी सारे भेद होते हैं। देखिए संधि पढ़ना इसीलिए टफ होता है कि केवल आपने मैच कर दिया, आपने ज्वाइन कर दिया तो ये संधि नहीं हो जाता। जब आप एक एक चीज पढ़ते हैं, भेद कैसे पढ़ेंगे? जब दीर्घ और स्वरों के भी भेद होते हैं। स्वरों के भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं स्वरों के? कौन बताएगा स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो जब आपको स्वरों के भेद क्लियर होंगे तभी आपको स्वर संधि के भेद भी पता होंगे, तभी आप स्वर संधि के भेद पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आप स्वरों के भेद जानेंगे, स्वरों के कितने भेद होते हैं? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो ये सारे स्वरों के भेद होते हैं और इसी के आधार पर स्वर संधि के भी भेद होते हैं। इसी के आधार पर स्वर संधि के भी भेद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर स्वर संधि के भेदों को अब डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल हेडिंग डाल लीजिए, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। ठीक है, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं देख लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए साथ के साथ। चलिए फटाफट नोट डाउन भी करेंगे साथ के साथ। सबसे पहला आता है दीर्घ संधि। अब देखिए दीर्घ संधि आपको कैसे पता चलेगी, आखिर ये दीर्घ संधि होती क्या है? दीर्घ संधि के लिए आपको स्वरों के भेद क्लियर होने चाहिए। ठीक है, दीर्घ संधि, उसके बाद आती है गुण संधि, उसके बाद आता है वृद्धि संधि, उसके बाद आता है आपका यण संधि, और अगली आती है अयादि संधि। अगली आती है आपकी अयादि संधि। तो ये 5 भेद होते हैं आपके संधि के, स्वर संधि के। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब हमने पहला कहा दीर्घ संधि। तो कैसे आप दीर्घ संधि को कैसे समझेंगे? दीर्घ संधि को समझने के लिए आपको पहले स्वरों के बारे में क्लियर होना चाहिए, स्वरों के भेद आपको क्लियर होने चाहिए। तो देखिए यहां पर भी जो आपके 11 स्वर होते हैं, इनमें भी आधे आपके दीर्घ स्वर होते हैं, आधे आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका अ, ठीक है, उसके बाद आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं अ, ई, अ, ई और उ, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें बहुत ही कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें बहुत ही कम समय लगता है, उनको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, और जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये क्या है? ये है आपके दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। जैसे उच्चारित कीजिए अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। ठीक है, तो क्या लग रहा है? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा
दुगना समय हमें इनके उच्चारण में लग रहा है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है ह्रस्व स्वर और बाकियों को कहा जाता है दीर्घ स्वर। तो देखिए अब हम यहाँ पर दीर्घ संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दीर्घ संधि। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, दीर्घ संधि से। दीर्घ संधि होती क्या है आखिर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। सबसे पहले हम यहाँ पर दीर्घ संधि जो हमारा टॉपिक है पहला उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी तक हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं और मुझे लगता है कि जो आज के लिए आपका इतना ही काफी है, क्योंकि आप इसको घर पर एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, और साथ ही क्योंकि यहाँ पर हम स्वरों की बात कर रहे हैं तो आपको शुरुआत से पढ़कर आना है। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप घर से ये सारी चीजें एक बार पढ़कर आएंगे। आपके हिंदी व्याकरण का या किसी छोटे बच्चे की 6, 7, 8 क्लास के बच्चे की बुक ले सकते हैं आप हिंदी व्याकरण की, उनका जो पहला चैप्टर होगा उसमें से आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये आज का हमारा टॉपिक। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।